देख रहे हैं देश न्यूज में हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम जीत की ओर बढ़ते कदम। भारतीय जनता पार्टी का यह जो चुनावी प्रदर्शन है, इस चुनावी प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि वह जो मैजिक फिगर है उसके आगे प्रारंभिक रुझानों में दिखाई दे रही है। परिणाम क्या होते हैं कुछ देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन ये जो रुझान हैं, यदि यही रुझान परिणाम में तब्दील होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें और गाढ़ी हो जाएंगी। ये रुझान क्या कहते हैं, इन रुझानों के साथ क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां एक तरफ हम सामने देख रहे हैं कि अमित शाह लगभग जीत चुके हैं अपनी सीट से, दूसरी तरफ यदि हम बात करें कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपनी दमदार प्रस्तुति करते हुए नजर आए हैं, लेकिन परिणाम या ये जो रुझान है, ये रुझान उतनी दमदार उनकी प्रस्तुति को नहीं दर्शा रहे हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा चर्चा यदि वर्तमान में इस मिनट में यदि कहीं किसी राज्य की हो रही है तो वो है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की सियासी तस्वीर अपनी एक अलग कहानी कह रही है। हालांकि जैसा कहा गया था विपक्षी गठबंधन के लिए कि यह विपक्षी गठबंधन गमले में लगाया हुआ बरगद है या बरगद के पेड़ को गमले में लगा दिया गया है, इस तरह से यह जाहिर हो रहा है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या कह रही है, साथ ही हम ये भी जानेंगे कि पूरे देश में जो रुझान सामने आ रहे हैं वो रुझान के पीछे की कहानी क्या है और क्या ये रुझान आने वाले परिणाम की तस्वीर को बयां कर रहे हैं, क्या कारण हो सकते हैं। तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। सबसे पहले हमारी सहयोगी ऋषिका हमारे साथ होंगी और हमारे तमाम मेहमानों के साथ वो चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक सैफ मलिक जी। सैफ मलिक जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। और राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार कल्पना शर्मा जी हमारे साथ हैं। कल्पना शर्मा जी, आपका स्वागत करते हैं। और कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही जी हमारे साथ हैं। केदार जी, आपका भी स्वागत करते हैं। ऋषिका, सबसे पहले वर्तमान सियासत की तस्वीर क्या कहती है, ये जो रुझान है ये क्या अपडेट के साथ हमारे सामने आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो सियासी तस्वीर है वो बदलती हुई अब यहाँ पर नजर आ रही है, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पर बड़ा डेंट लगता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, शुरुआती रुझानों की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो एनडीए को यहाँ पर बढ़त तो है, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जब समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, बीजेपी पीछे चल रही है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इतना सहज नहीं है। 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में, तमाम तरीके के सियासी समीकरण जनता के नब्ज को टटोलने में कहीं ना कहीं आप देखिए जिस तरह से ये रुझान बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासी तस्वीर, वो एक बड़ी चीज बीजेपी के लिए, क्योंकि जिस तरह से आसानी से कहा जा रहा था पिछली बार बीजेपी को वहां 62 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार जो शुरुआती रुझान कह रहे हैं वो बेहद चौंका देने वाले हैं। इसके साथ साथ हम क्योंकि मध्य प्रदेश की भी बात कर रहे थे और जिस एक सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी यानी छिंदवाड़ा की, और उसके साथ साथ राजगढ़ की कहीं ना कहीं चर्चा थी सूरज जी, तो यहाँ पर छिंदवाड़ा और राजगढ़ दोनों में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। यानी कहीं ना कहीं जैसे अनुमान लगाए जा रहे थे, जैसे संभावित आंकड़े थे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बढ़त मिल सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा हो रही है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका हुआ लगता नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो तस्वीर आ रही है इसकी अपनी एक कहानी है, और वो कहानी क्या है और उसकी उस पटकथा के लेखक कौन है, तमाम चीज़ों पर विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले केदार जी, आपसे जानना चाहूँगा दोनों विषयों पर। मध्य प्रदेश में जिन सीटों पर आप अपनी जीत का दावा कर रहे थे, वहां अभी हम देख रहे हैं कि तीसरे राउंड की मतगणना के बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी, और उत्तर प्रदेश के विषय में आपकी क्या टिप्पणी? और मध्य प्रदेश के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो वाकई में हम लोगों को चिंता का विषय है। जो हमारी उम्मीद थी उसके अनुरूप अभी मुझे वो रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं जी। कहीं कहीं जो प्रत्याशी वो 1 लाख से ऊपर आ गए, 2 लाख से ऊपर आ गए, तो जिन सीटों पे 2 लाख का भी मार्जिन खड़ा हो गया है 10वें राउंड में, तो वो कटना मुझे कहीं लॉजिकल लगता नहीं है। जो 2-3 सीटें हैं जिन पर 20-30 हजार की जो लीड चल रही है, 30-40 के नीचे है, उन पे हम लोग होपफुली हैं कि शाम का कभी 3 बजे तक क्या रिजल्ट आते हैं वो समझ में आएगा। ठीक है। पर मध्य प्रदेश में हम लोगों के लिए चिंता का विषय है यह कि आज पूरे देश में अच्छा कांग्रेस ने किया है, बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। यूपी में बहुत अच्छा इंडिया गठबंधन ने किया है, महाराष्ट्र में किया है, वेस्ट बंगाल में किया, तमाम जगह मतलब जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कांग्रेस कहीं नहीं है, वो कांग्रेस अभी टक्कर में है।
कांग्रेस वहाँ टक्कर में। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आशीष तिवारी जी जुड़े हुए। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। आशीष जी, आपसे जानना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के परिणाम को लेकर के, ये जो प्रारंभिक रुझान आ रहा है उनको लेकर के, और साथ ही उत्तर प्रदेश में आखिर ऐसा क्या हो गया कि वहाँ पर अभी प्रारंभिक रुझानों की तस्वीर कुछ और अलहदा नजर आ रही है। देखिए सूरज जी, निश्चित तौर पर जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी शुरुआती जो रुझान है आने वाले जरूर है, लेकिन चूंकि अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी हुई किसी भी परिणाम तक पहुंचने के लिए, तो मुझे लगता है कि बढ़ने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन फिर भी जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उनमें से भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाती हुई दिख रही है। निश्चित तौर पर पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और इस देश को स्पष्ट बहुमत की सरकार फिर से मिलेगी। और बाकी जो रुझान है वो अभी जल्दबाजी होगी, 1-2 घंटे का समय अभी और जाने दीजिए, तो दूध का दूध, पानी का पानी है, हो जाता है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही लेकिन कहा। आशीष जी यहाँ पर आप ये जवाब आपने नहीं दिया। अभी आपसे पूछा सूरज जी ने कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो गया। अब शुरुआती रुझानों की भी क्योंकि हम बात कर रहे हैं, बीजेपी तो दावे कर रही थी कि 80 जो लोकसभा सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाएगी, लेकिन ऐसा क्या हो गया उत्तर प्रदेश में? आशीष जी, देखिए, जहाँ तक दावे की बात है तो दावा तो इंडी गठबंधन के बहुत बड़े बड़े मैं कह रहा हूँ इसका दावे की जहाँ तक बात है तो दावा तो इंडी गठबंधन भी करता था। ठीक है आशीष जी, कुछ ठीक है, तकनीकी वापस आते हैं समस्या आपके शायद पास हो रही है। में। कुछ तकनीकी कारणों से आपकी आवाज हम तक पर्याप्त नहीं आ पाई, वापस आते। लेकिन कल्पना शर्मा जी, अब की बार 400 पार, क्या है सच्चाई? ये तो बहुत चौंकाने वाला है। अभी भारतीय जनता पार्टी खुद इस चीज़ को समझने में समय लगाने वाली है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों हुई। जी, ज़मीनी स्तर पर देखिए, ये इलेक्शन अगर जीत और हार की अगर मैं बात करूं, मान के चलिए किसी कारण से एनडीए 272 से थोड़ा सा ऊपर चली जाती है, पर्सनल अगर उनका बीजेपी का आप वोट परसेंट देखें या काउंटिंग देखें तो वो उतनी नहीं है। ये एक चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि यहाँ सब जगह सिर्फ एक फेस था, वो था मोदी फेस। कहीं भी कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहा था, जो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। क्योंकि देखिए, लोकल जो व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं चाहता है कि उसका जो कैंडिडेट है उससे वो इंटरेक्ट हो सके, उसके बीच उसकी बातें जाएं, उससे वो। लेकिन आप देखिएगा कहीं भी अगर पोस्टर की मैं बात कर लूँ, अगर कहीं भी आप जाके देखेंगे तो सिर्फ खाली मोदी ही पोस्टर, कैंडिडेट का नाम तक लोगों को नहीं पता था। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि देखिए, जनता के बीच जाने के लिए आप कोशिश कीजिए कि जो लोकल कैंडिडेट है, जो जनता के बीच रहता है, जिसको जाकर के जनता आने वाले समय में अपनी समस्या सुनाने वाली है, उसको आप फेस को फ्रंट पे रखिए। आप सब जानते हैं कि सेंट्रल में कौन जाने वाला है। और एक बहुत बड़ी बात सूरज जी, देखिए इस बार का जो इलेक्शन रहा वो कहीं ना कहीं जनता किसको चुनती है, जनता सांसद को चुनने का काम करती थी। लेकिन इस इलेक्शन में जनता डायरेक्ट पीएम को चुनने का काम कर रही थी। आप उसका एक नतीजा देखिएगा, वोट परसेंटेज की जिस तरह से गिरावट हो रही थी, आप देखिए हर फेज में गिरावट का दौर रहा। ये एक चिंता का विषय था सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए था कि अगर वोट परसेंटेज गिर रहा है, ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इसी की वजह से अमित शाह भोपाल में आए, भोपाल में आकर उन्होंने समझाइश दी। इवन वो जहाँ जहाँ वोट परसेंटेज कम हो रहे थे वहाँ सब जगह गए, क्योंकि वो जानते थे कि कहीं ना कहीं ये एक स्थितियाँ सामान्य नहीं है। 400 पार का नारा जरूर दिया गया था, लेकिन जब उन्हें लगा कि वोट परसेंटेज कम हो रहा है तब उन्हीं के लोग कहते नजर आए कि नारा जरूर दिया जाता है, लेकिन हकीकत ये होती है कि हमको 272 पे ही जीत हासिल करनी है। तो ये कहीं ना कहीं उनके अपने ही मन में शंका होने का सबसे बड़ा प्रमाण था। तो मुझे ऐसा लगता है सूरज जी कि कहीं ना कहीं भाप जाने में भारतीय जनता पार्टी भाप गई थी, लेकिन एक उम्मीद थी, एक आशा थी, उसी का नतीजा कहीं ना कहीं ये जो लेकिन ये उम्मीद और आशा भी जो थी, बीजेपी देखिए यहाँ पर दावे कर रही थी कि बीजेपी जो सिर्फ बीजेपी है वो 370 के पार जाएगी, जो मैजिक फिगर उन्होंने एक जारी किया था। एनडीए की जब हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा था कि 400 पार जाएगी। अब देखिए 400 पार जाएगी या नहीं जाएगी, ट्रिपल सेंचुरी तो कंप्लीट करने वाली 291 तक क्योंकि हो गया है। सैफ मलिक जी, आपसे समझना चाहूंगी मैं यहाँ पर, अब बीजेपी जो दावे कर रही थी 400 पार के, और इसके साथ साथ अगर देखिए जिस तरह से हम बीजेपी की स्थिति की बात करें तो कई जगहों पर उसकी चुनौती बड़ी बनी हुई थी। सीटों को लेकर अगर मैं बात करूं, बता देती हूं, पश्चिम बंगाल में टीएमसी
32 सीटों पर और भाजपा अभी 9 सीटों पर आगे चल रही है। यानी कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में जिस तरह से टीएमसी का कब्जा था, तो वहां पर भी बीजेपी ने अच्छी पैठ बिछाई है। इधर गोरखपुर में रवि किशन आगे चल रहे हैं। पूरी उड़ीसा से बीजेपी के संबित पात्रा जो है वो आगे चल रहे हैं। हालांकि विवादों में आने के बाद ये कहा जा रहा था कि असर पड़ेगा, लेकिन वो अभी आगे चल रहे हैं। यूपी की अगर हम बात करें तो 36 सीटों पर समाजवादी पार्टी है, आगे चल रही है, और कांग्रेस 7 सीटों पर है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो स्थिति हम बात करें, बाकी राज्यों की भी अगर हम बात करें, तो बीजेपी ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में उत्तर प्रदेश में डेंट मिल रहा है। देखिए, भाजपा ने जब चुनाव की शुरुआत की थी तो 400 पार का नारा दिया था, और मेरा शुरू से ये मानना था कि सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ये उन्होंने नारा दिया था। और जो ये अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसकी उम्मीद तो तकरीबन इसलिए लग रही थी कि सभी जगह पर मुकाबला बहुत कड़ा था, और इंडिया गठबंधन जो है उसने इस बार काफ़ी अच्छे मेहनत की, कैंडिडेट्स भी बहुत अच्छे उतारे थे कई जगह पर, और कई जगह पर जहाँ पर भाजपा को लग रहा था कि हम गेन करेंगे, जैसे पश्चिम बंगाल में उनको बड़ी उम्मीदें थीं, और वहाँ पर इंडिया गठबंधन में बिखराव भी था, लेकिन वहाँ के मतदाता ने बहुत सोच समझकर जो है, जो ताकतवर पार्टी लगी जैसे कि टीएमसी, तो उसको उन्होंने दिया। अब जहाँ तक भाजपा का सवाल है, तो पिछले चुनाव में कई राज्य ऐसे थे कि जहाँ पर भाजपा को बहुत मैक्सिमम सीट्स मिली थीं, और उनको वहाँ पर अपनी उन सीटों को बचा के रखना था। लेकिन इंडिया गठबंधन के बनने से वोटों का बिखराव कुछ हद तक थमा, और कई जगह पर जो है वो मजबूती से वो लोग मैदान में रहे। जैसे राजस्थान में भी बड़ा, आप यूपी कह रहे हैं, लेकिन राजस्थान में भी देखा जाए तो काफ़ी झटका बड़ा लगा है भाजपा को पर्सनली, और वहाँ सिर्फ कांग्रेस से उनका मुकाबला था, तो कांग्रेस ने वहाँ बहुत अच्छा किया। महाराष्ट्र में भी ऐसी ही उम्मीदें थीं, क्योंकि जो महाराष्ट्र में भाजपा ने जो तोड़फोड़ की, एनसीपी को और शिवसेना को तोड़ा, तो लोकल वहाँ कर स्थानीय मतदाताओं में इसको लेकर बड़ा एक आक्रोश था, जो अब परिणामों में हमको दिखाई दे रहा है। और इस जो भी नतीजे आ रहे हैं, यूपी में भी गठबंधन ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा। और यूपी के सिलसिले में एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी तक पिछले 2 चुनाव में जो भाजपा को लाभ मिलता था, वो वोटों के बिखराव से मिलता था। यूपी में अक्सर मतदाता जो थे वो बिखर जाते थे, बीएसपी, एसपी, कांग्रेस, और कुछ पिछली बार ओवैसी जी भी लड़े थे, तो वोटों का बिखराव होता था। लेकिन इस बार थोड़ा सा सोच समझ कर ये कदम उठाया गया वहाँ पर, और जो वोटों को बिखराव को थामने की कोशिश की गई। दूसरे, वहाँ का मतदाता जो है वो बहुत समझदार है। यूपी का मैंने कई डिबेट्स भी देखी, और कई जो कवरेज होते थे वो देखे, तो आम मतदाता जो वहाँ का था वो कई चीज़ों को, वो मुद्दे वहाँ पर उठाता था उस चीज़ को लेकर के। और भाजपा ने जो अपने जो मुख्य जो चीज़ पर चुनाव लड़ना चाहती थी, 370 सीटों का दावा उन्होंने इसलिए रखा था कि उन्होंने धारा 370 हटाई थी। लेकिन उस धारा 370 को हटाने से पूरे देश में किसी को कहीं कोई फायदा तो होने वाला नहीं था। सिर्फ और एक कल जो आंकड़े कांग्रेस ने रखे हैं उस पर क्या कहेंगे सर? 295 उन्होंने दिया है। सिद्धू मूसेवाले का जो सॉन्ग है वो भी उन्होंने उस पर कोट कर दिया है। इस पर क्या कहेंगे? फिर आंकड़े तो यहाँ पर भी दिए गए हैं विपक्ष के ओर से। नहीं, देखिए, कांग्रेस ने भी, जहाँ तक हर कोई भी पार्टी होती है, दावा तो हर आदमी अपना करता है कि सत्ता हमारी आ रही है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं, तो 100% अगर वो अपने दावों पर खरा भले ही नहीं उतर रही है कांग्रेस या उसका एलाइज, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक उन्होंने कई जगह पर मुकाबला बहुत संघर्षपूर्ण किया है और सीटों को गेन किया है। जैसे कर्नाटक में भी उनकी स्थिति पहले से सुधरी है। चंडीगढ़ में भी जो है कांग्रेस एच पर है, वो सॉरी हरियाणा में जी 6 सीटों पर कांग्रेस है, 4 पर भाजपा। पिछली बार 10 की 10 थी। तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पर गठबंधन ने और कांग्रेस ने इनको नुकसान तो पहुंचाया, और जो सीटें ये नीचे गिरी हैं उसका कारण यही है कि इस बार विपक्ष बहुत अच्छी दमदारी से लड़ा। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में, वापस आता हूँ सैफ मलिक जी। आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका, और स्वागत करते हुए आपसे जानना चाहता हूँ, क्या मध्य प्रदेश से 29 कमल की माला तैयार है? आगे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो समय है, अभी उस समय का थोड़ा समय और इंतजार करना चाहिए, और मध्य प्रदेश के अंदर 29 कमल की जो माला का हमारा लक्ष्य था उसे हम पूर्ण करेंगे। फिर ये माला उत्तर प्रदेश में बिखरती हुई क्यों नजर आ रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश की अपनी एक राजनीतिक जलवायु है, वो अपना एक मौसम है वहाँ का। और उधर पे जो परिवर्तन के जो रुझान दिख रहे हैं, वो परिवर्तन के रुझान कुछ परिस्थिति जन्य भी है, कुछ कहना चाहिए राजनीतिक परिस्थितियां जो होती हैं उनका कारण भी रहा है। तो इन सब पे चुनाव के पश्चात निश्चित तौर पे समीक्षा होगी, और समीक्षा के बाद ही कुछ कह पाना शायद अच्छा होगा। क्या वहाँ मोदी का जादू नहीं चला?
देखिए मोदी जी अपने आप में इस देश के नेतृत्व करने वाले एक ऐसे नेता हैं हाँ, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और काम करने के साथ साथ सारे देश के अंदर जो अन्य राज्य थे वहां भी हम स्थापित होना प्रारंभ हुए। हाँ। इन राज्यों में हमारी सीटें नहीं आती थी, आज वहां सीटें आ रही हैं, हम लगातार उनमें आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, हो सकता है कुछ राज्यों में हमें अपेक्षा थी कि यहाँ पर हम कुछ ज्यादा पाएंगे पर उतना नहीं पा पाए। हाँ। तो ये परिस्थितियां जब मैं मान सकता हूँ, हाँ। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो समय है हाँ। उस समय का इंतजार करना चाहिए। कुछ समय के पश्चात स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। हाँ। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर मध्य प्रदेश के सांसद हमारे जीतेंगे और देश के अंदर एक अच्छी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में काम ठीक करने है। वाली बनेगी। मध्य प्रदेश से आपने कहा कि 29 कमलों की माला तैयार है। मध्य प्रदेश से कोई भी जीते कोई भी हारे, मध्य प्रदेश से 9 नए सांसद बनना तय हो गया। ऋषिका, जैसा कि आप केदार सिरोही जी से जो भी जानना चाहती हैं उसमें मेरा एक प्रश्न शामिल कर लीजिएगा कि कांग्रेस की जो लड़ाई थी मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, देश में, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से थी या मोदी मैजिक से थी, वो प्रश्न भी मेरा शामिल कर लीजिएगा ऋषिका। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी। केदार सिरोही जी, इस प्रश्न का भी जवाब दीजिए ना। और जिस तरह से हम क्योंकि लगातार आंकड़ों को लेकर बात कर रहे हैं, अब देखिए आंकड़ों पर अगर हम बात करें तो 295 का जो आंकड़ा दिया गया, पहले से क्यों इसे नहीं दिया गया, कल ही दिया गया। और दूसरा, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर तो देखिए यहाँ पर जारी है, लेकिन जो सीट आप लूज कर रहे हैं मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की हम बात कर ले, चलिए उत्तर प्रदेश को छोड़ के बाकी अगर राज्यों की हम बात करें तो यहाँ पर क्या वजह रह गई? क्या जिस तरह से बीजेपी के आरोप थे, संगठन में जो कमियां गिनाई गई थी, कुनबे का कम होना, कुनबे का छोटा होना, बड़े नेताओं का चले जाना, ये तमाम तरह की जो टिप्पणियां आपके ऊपर की गई थी, क्या ये सब उसका स्पष्टीकरण है? देखिए 2-3 चीजें हैं कि 295 का जो आंकड़ा आया, वो 295 का आंकड़ा आया हमारे सब नेताओं की बैठक के बाद में। सबने अपने अपने अनुमान दिए कि हम लोग संभावित बैठक बड़ा एंड टाइम पे करते हैं आप लोग केदार जी, पहले से बैठक नहीं होती है। जी, अब अगली बार मोदी जी से समझ के किसी देवधामी बाबा के पास बैठ के अगली बार पहले बैठक कर लेंगे। एकदम चुनाव होने के बाद ही बैठक होगी ना। अपनी रणनीति बनाइए, पहले से कीजिए। नहीं, एक ये बताइए कि मतलब पोलिंग के पहले ही हम लोग बैठक कर लेते कि इतना जीत रहे हैं, तो फिर प्रचार करने की जरूरत ही क्या थी? ठीक है। सवाल ये है कि देखिए सब जगह से फीडबैक, एक्चुअल जो फीडबैक आया, हाँ। उसके आधार पर कहा। पहले अलग आंकड़े थे हमारे, हाँ। 272 की हम लोगों ने बात की थी। हाँ। और जब सबका है, और वो देखिए जो आंकड़े भी दिख रहे हैं, मध्य प्रदेश में देखिए हम लोग अच्छा नहीं कर पाए, उसका परिणाम हमको ऊपर भी दिख रहा है। अगर मध्य प्रदेश में हम अच्छा करते तो अभी बीजेपी है वो 270 के नीचे आ जाती। हम मतलब नेक टू नेक फाइट में हम लोग अभी नेशनल लेवल पर रहते। हाँ। पर अब मुझे उम्मीद है नेशनल लेवल पर 4 बजे तक जो ये 25-30 हजार की जो आगे पीछे की लीड है, ये हम लोग कवर कर जाएंगे। हाँ। और हम लोग एक अच्छा आंकड़ा तो मतलब केदार सिरोही जी, मेरी जिज्ञासा है, भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया, एक तो मेरा वो प्रश्न था ऋषिका जी ने जो आपसे पूछा कि आपकी लड़ाई मोदी से थी या मोदी मैजिक से थी, उसका उत्तर दें। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें 370 आ रही हैं। उन्होंने पूरे देश में प्रचारित किया उस धारा को, उस अनुच्छेद 370 को लेकर के कि वो बीजेपी ने कश्मीर से खत्म किया है। आपने जैसे ही फिगर आया आपकी बैठक कर, आपने कहा कि बैठक में सबने अपने अपने आंकड़े दिए, तो 295 का वो उसी धारा का क्यों आया जो धार्मिक स्थलों को हटाने के बाद लगती है? अब ये तो देखिए वो बातें क्या है, गणित कैसे आते हैं कि वो 56 इंच का भी आ जाता, आंकड़ों को कुछ भी जोड़ लो जी। अब वो तो उस पर कुछ भी निकाल रहे हैं। हम लोग 400 का कहते हैं क्यों आया। हाँ। अभी ये मोदी जी 293 पे क्यों चल रहे हैं, ये हाँ। धारा आईपीसी में। हाँ। तो ये तो बातें नहीं होती। चलिए मेरे प्रश्न का जवाब कि आपकी लड़ाई मोदी से थी या मोदी मैजिक से? देखिए हमारी लड़ाई मोदी से थी, हाँ। भारतीय जनता पार्टी से थी, हाँ। उनके कुशासन से थी, और उससे हम लोग अच्छा लड़े। हाँ। रहा सवाल हमारे बहुत से लोग जाने का, मैं आपको बता दूं पिछली बार अमूमन हर जगह इन्होंने 4-5 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। हाँ। अभी वो स्थितियां मध्य प्रदेश में नहीं है सर। आप अभी भी चुनाव आयोग की मैं 10 टेबल की देख रहा था जी। सब लाख, 2 लाख, 1 लाख 75,000, 70,000 के बीच में है। हाँ। तो जो हमारा वोट परसेंटेज है वो मुझे लग रहा है कि काफी बड़ा है। अब देखिए हार जहाँ पर हुई है उसको तो हमको स्वीकारना पड़ेगा ही ना। हाँ। और जो हमारी कमजोरी है उस पर हम बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये एक अच्छी बात है।
अच्छी बात है कि हम किसी पर आरोप लगाने से बेहतर अपनी कमियां तलाश लेंगे तो शायद आगे हमें बेहतर करने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर है, कल्पना जी आपके पास आना चाहूँगा। जैसा कि केदार सिरोही जी ने कहा कि हमारी जो कमियां हैं उसे हम तलाशेंगे, हम जहाँ खामियां रह गई हैं उन खामियों को दूर करेंगे। ये बात हर चुनाव के बाद ज़रूर आती है और ये अच्छी बात है कि जनादेश को स्वीकार करना, जनादेश के खिलाफ ना जाना। लेकिन वहीं हमने एक चीज़ और देखी है इसी चुनाव में, जैसा कि हमारे सहयोगी ऋषिका ने भी कहा था कि इस चुनाव में तमाम ऐसी चीज़ें देखी गई हैं जो इससे पहले कभी चुनावों में नहीं हुई थी। इस चुनाव में एक चीज़ और देखी गई है, जहां केदार सिरोही जी जो बात कह रहे हैं कि यदि खामियां रह गई हैं, कमियां रह गई तो उसे हम सुधारेंगे, दूसरी तरफ एक प्रत्याशी कहते हैं कार्यकर्ताओं से कि कफन बांध के निकलना, यदि लोकतंत्र की हत्या हुई तो महाभारत हो जाएगी। ये किस तरह का अंदेशा है या ये किस तरह की सियासत है, किस तरह की राजनीति है? सूरज जी, ये इस पे मैं बाद में आऊँगी। पहले जी। आज एक चीज़ बहुत अच्छी हुई आज जी। के इलेक्शन के बाद, हाँ। ईवीएम को साफ बता दिया जाएगा, उसमें हाँ। कोई कमियां नहीं रहेंगी। अच्छा। उसके साथ साथ एक चीज़ और होगी हाँ। कि देखिए, ईवीएम पर सवाल उठाना जनमत पर सवाल उठाना था। हाँ। तो जनमत एक तरह से वो भी निष्पक्षता के साथ उसको माना जाएगा। और आज सबसे बड़ा सवाल होगा उस सारी पार्टियों से जिसने कल तक ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर बहुत बड़े सवाल उठाए थे। आज क्या वो अगर वो इस तरह से इतनी अच्छी मार्जिन से फाइट कर रहे हैं तो क्या इसमें ईवीएम की गड़बड़ को नहीं स्वीकार करेंगे? इतनी जल्दी या कैसे कल्पना जी? अभी तो चुनाव के नतीजे आने के नहीं, बाद ईवीएम पर देखिए, ठीकरा फोड़ना बचा है। अभी नहीं, आज बहुत मुश्किल कदम होगा दूसरी पार्टी के लिए भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं बाकी क्षेत्रों के हैं, वो अपने आप में ये साबित जरूर कर देगा कि आप किसी से भी शिकायत कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि निर्वाचन आयोग और इन सब चीज़ों को लेकर के सवाल उठाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो दूसरे सवाल आपने जिस तरह से मुझसे पूछा कि देखिए, धर्म के नाम पर, इन सारी चीज़ों के नाम पर जिस तरह से बातें, कफन बांधकर चलने की जिस तरह की सारी बातें की गई थी, ये वो सारी चीज़ें साबित करता था कि आपको भरोसा नहीं है अपने ऊपर। ये जो जीत मिले, ये जो कंडीशन है ना जिसमें आप फाइट करते इक्वल नज़र आ रहे हैं, इसके बाद भी कई बार आप खुद बैठ के इसका मतलब ये सोच रहे होंगे कि क्या ये जीत हमारी होने वाली है या हम इसको वाकई में ही फाइट कर रहे हैं। क्योंकि जो जीतने वाला, जो फाइट करने वाला होता है, उसको अपने शस्त्रों पर भरोसा होता है। वो कभी ये नहीं कहता कि हम अगर हारे तो फलाने की वजह से हारेंगे। वो उस समय सिर्फ लड़ाई पर ध्यान देता है। लेकिन यहाँ पर जितनी भी चीजें हुई, यहाँ पर अपने ट्विटर हैंडल पर जितने आपके वोट परसेंट लोग शेयर जितने कर रहे हैं, आपने उसका मार्जिन गिनाया था, आपने उस तरह की सारी बातें करी थी जिससे जनमत का कोई आधार नहीं काउंट किया जा सकता था। तो ये सारी चीजें विपक्ष के साथ है। वहीं अगर सत्ता पक्ष की मैं बात करूं, उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स रहे जिसकी वजह से नतीजा उतना अच्छा नहीं निकल के आ रहा है जी। आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस तरह की है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ कहीं ना कहीं किसान बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। पहलवानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा आया था, जिस मुद्दे को लेकर के अगर उस समय आप उसको सही तरीके से हैंडल कर लेते तो स्थितियां, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की आज नहीं होती। लोकसभा बहुत नज़दीक थे, कुछ दिनों बाद विधानसभा फिर से हरियाणा में होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में क्या कारण रहा कि आप घर बैठकर आसानी से उन सारे दंगों को, उन सारे फसादों को सिर्फ और सिर्फ देखने का काम करते रहे। एक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगता है, मैं ये नहीं कहती कि वो सही गलत, वो एक अलग विषय होना चाहिए था, लेकिन उसको हटाया जा सकता था। उनको हटाने के बाद आप उनके ही बेटे को लाकर के फाइट में खड़ा कर देते। ये बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो जनता के मन में कहीं ना कहीं शंका पैदा करते थे। उन्हीं सारे शंकाओं का नतीजा ये रहा कि कोई भी चीज एक जगह इफेक्ट नहीं करती है। यदि मैं मंच पर आकर कोई बात बोलती हूँ तो ये बातें सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ये दूर तक जाती हैं। तो ये 3 बेल्ट, 3 क्षेत्रों को कहीं ना कहीं कवर कर रही थी, जिसका नतीजा कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश जो क्राइम, इस समय क्राइम वहाँ पर रेशो कम हुआ, आज वहाँ विकास काम हुए, लेकिन उन सब के बावजूद अगर सीट परसेंटेज कम हो रहा है तो ये चिंता का विषय योगी के लिए है। योगी के साथ साथ योगी के लिए सेकेंडरी है, पहले मोदी जी के लिए है, उसके बाद योगी के लिए आता है और उसके बाद उन सारी क्षेत्रों के लिए आता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मोदी मैजिक की बात की जा रही थी, मोदी के चेहरे पर कल्पना जी चुनाव लड़ने की बात की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये एक बड़ा झटका भी है, बड़ी चुनौती भी था। इसका जवाब आशीष तिवारी जी मैं आपसे लेना चाहूंगी। कल्पना जी ने जिस तरह से कहा, किसान आंदोलन की उन्होंने यहाँ पर बात की, महिला पहलवानों की उन्होंने बात की, किसानों को लेकर जिस तरह के जो आरोप लगाए गए हैं, अब हरियाणा में अगर आप देख लें तो हरियाणा में कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का मुद्दा बीजेपी संभाल नहीं पाई है। आप पंजाब की अगर बात कर लें तो वहां पर भी बीजेपी का विरोध होता आया है। इस पर क्या कहेंगे आप आशीष जी? आशीष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
आशीष जी, आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? कोई तकनीकी खामी के कारण उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। हम चाहेंगे कि उसको सुधारा जाए, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी सवाल ये ज़रूर आता है, जैसे कल्पना जी ने अभी बात कही, सैफ मलिक जी एक बात कल्पना जी ने कही कि हार और करारी हार, जीत और बम्पर जीत। क्योंकि यहाँ जैसे पिछले चुनाव में 2014 का चुनाव परिणाम हमने देखा, 2019 का चुनाव परिणाम देखा, तो सियासी गलियारों में थी कि कांग्रेस को या विपक्षी गठबंधन को करारी शिकस्त मिली है। 2014 में सत्ताधारी दल को उखाड़ फेंका है। लेकिन ये जो रुझान आ रहे हैं हमारे सामने, इन रुझानों को देखते हुए हम नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर है, बम्पर जीत की ओर जा रही है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस को या विपक्षी गठबंधन को करारी शिकस्त मिली है। ये जो जनादेश यदि हम मान लें कि यही रुझान परिणाम में तब्दील होते हैं, और जो रुझान हमारे सामने यदि आते हैं, तो ये रुझान क्या कुछ कहते हैं? करारी हार, करारी शिकस्त, बम्पर जीत, ये परिभाषित शब्द नहीं हो पाएंगे। देखिए, इस बार जो ये अभी तक रुझान आ रहे हैं और जैसा अगर ये परिणामों में बदलते हैं तो लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। हाँ। जैसा आपने कहा कि न बम्पर जीत है न बम्पर हार है। हाँ। किसी की, तो मतदाताओं ने इस बार बहुत सोच समझकर अपने मत का प्रयोग किया है। और चूंकि एनडीए सरकार को 10 साल हो गए थे, तो इस चुनाव के शुरू होने के बाद कहीं कोई ऐसी लहर, कोई ऐसा मुद्दा नहीं दिख रहा था जैसा कि 2019 के इलेक्शन में था। और पूरा चुनाव इस बार मोदी जी को आगे रखकर लड़ा गया। मोदी जी फेस थे, गारंटी भी भाजपा की ना हो कि मोदी की गारंटी पर ही प्रचार प्रसार हो रहा था। तो मोदी जी ने जो पिछले 10 सालों में वादे किए थे, उन पर वो बहुत ज़्यादा खरे नहीं उतर पाए। तो इस बार क्या हुआ कि मतदाता ने बहुत सोच समझकर कि ये जो हमको गारंटी दे रहे हैं या वादे कर रहे हैं, जो पिछली बार हमसे ये पूरे नहीं कर पाए, तो इस बार भी कोई भरोसा नहीं कि ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इन सब को देखते हुए ही मतदान हुआ। और दूसरे जो वोटिंग परसेंटेज गिरा, वो भी इसी ओर इंगित करता है कि मतदाताओं में इस बार कोई बहुत उत्साह नहीं था। न इस बात का उत्साह था कि हमको दोबारा इनको सत्ता सौंपना है, और इस बात का भी उत्साह नहीं था कि सत्ता में हमें परिवर्तन करना है। तो अब चुनाव बहुत इस तरह से लड़ा गया कि जहाँ पर जो थोड़ा ज़्यादा जिसने मेहनत की, उस तरह के वहाँ परिणाम आए। लेकिन भाजपा जहाँ मैं एक बात जरूर जानना चाहूँगा सैफ मलिक जी, जैसा कि हम चुनाव के जो रुझान देख रहे हैं और कल्पना कर रहे हैं या फिर संभावना बता रहे हैं कि यही परिणाम में तब्दील हो सकते हैं, तो जनता ने विपक्ष को मजबूत किया है ताकि लोकतंत्र मजबूत रहे, क्योंकि अच्छे लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना अनिवार्य है। तो जनता ने समझदारी से काम लिया, ये कहा जा सकता है? बिल्कुल सही आपने कहा कि इस बार का जो ये मैंडेट आ रहा है, तो इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। चूँकि बहुत ज़्यादा बहुमत भी नहीं मिल रहा, बीजेपी और अपने दम पर खुद वो पूरी सरकार बनाने की स्थिति में भी नहीं है, तो उन्हें गठबंधन सरकार बनाना पड़ेगी। और जब गठबंधन सरकार होती है तो बहुत से निर्णय ऐसे होते हैं कि जो अपने दम पर न लेकर के उनको सामूहिक तौर पर लेना पड़ता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छे परिणाम हैं। और एक तरफा जो अपनी कुछ अगर वो फैसले थोपना भी चाहते होंगे, जब वो होगा तो उन पर कुछ तो अंकुश लगेगा। और एक बात यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा इंडिया गठबंधन अगर थोड़ा पहले से शुरुआत करती और 2 चीज़ों पर थोड़ा फोकस करती तो परिणाम बदल सकते थे। एक तो नीतीश जी को अगर वो जाने से रोक पाते तो बिहार में जो रिजल्ट आ रहे हैं वो चेंज हो सकते थे। दूसरी बात, कांग्रेस ने गलती की कि आंध्रा में अकेले दम पर चुनाव लड़ा, उनको टीडीपी से वहां पर गठबंधन करना था। अगर ये 2 गठबंधन, इंडिया गठबंधन कर लेती तो आज परिणाम जो यहाँ पर आंकड़े दिखाए जा रहे हैं इसके उल्टे होते। यहाँ तक मेरा मानना है। ऋषिका तिवारी जी हमारे साथ आज पुनः जुड़ चुके हैं। आशीष तिवारी जी, आप तक आवाज आ रही है? तिवारी जी जी, हमारी सहयोगी ऋषिका आपसे कुछ प्रश्न करना चाह रहे थे। सैफ मलिक जी, आपके पास वापस आता हूँ मैं। ठीक है, बिल्कुल सूरज जी, जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश की स्थिति को लेकर हम बात कर रहे हैं या फिर अन्य राज्यों की भी अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आशीष तिवारी जी, अब देखिए बीजेपी का जो मैजिक फिगर की आप बात कर रहे थे 370 पार, अब वो तो अभी तक तो शुरुआती रुझान जो है एनडीए को, क्योंकि हम जितनी सीटें दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी तो अभी पीछे है, यानी गठबंधन का जो आंकड़ा है 400 पार तक पहुंचने का एनडीए का, वो तो अभी बहुत दूर है, ट्रिपल सेंचुरी होने वाली है। सवाल मेरा ये था आपसे कि किसान आंदोलन को जिस तरह से कल्पना जी ने अभी समझाया यहाँ पर कि किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा डेंट रहा बीजेपी के लिए, उसको आप कैसे कंट्रोल, डैमेज कंट्रोल इसका कैसे करेंगे अगर सरकार में आ भी जाते हैं तो? क्योंकि आप हरियाणा की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें या फिर उत्तर प्रदेश की ही क्यों ना बात कर लें, किसान आंदोलन एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसने जनता के मन पर एक अलग प्रभाव डाला है। कहीं ना कहीं इसका असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिल रहा है जो अभी रुझान आ रहे हैं, और बाकी जगहों पर भी इसका असर तो है। आशीष जी, किसानों की बात है तो मध्य प्रदेश हो, देश हो और मैं देश के अन्य राज्यों में भी जब किसानों की स्थिति देखते हैं तो वास्तव में
कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति पाई जाती है। परंतु जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी तो हमने किसानों के लिए कुछ अलग करने का प्रयास किया कि आज किसानों की आय के स्रोत बढ़े, किसान समृद्धशाली हो, ताकतवर हो। इसके लिए हमने प्रयास किया, लगातार प्रयास किया, पर कई जगह पर हम किसानों को शायद वह बातें समझा नहीं पाए। ये बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि हो सकता है कुछ बातों को हम समझा नहीं पाए, ये हो हमने सकता है। खास तौर पर ये देखा है कि वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो जनता से उतना कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जहां पर हम कमजोर पड़े हैं तो निश्चित तौर पर हम उसकी समीक्षा तो करेंगे ही, परंतु उत्तर प्रदेश में हमें सबसे ज्यादा अपेक्षा थी कि हम उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी सीटों के साथ में आएंगे। पर जो वहाँ के अभी पर रुझान देख रहे हैं उन रुझानों में तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है अभी। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी पूर्णता के साथ नहीं कहा जा सकता, कुछ समय अभी और इंतजार करना पड़ेगा, लगभग 2 घंटे। 2 घंटा के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि 2 घंटे बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात, वही सवाल जो सैफ मलिक जी से मैंने कहा था, लेकिन यहाँ केदार सिरोही जी, जनता ने यदि समझदारी से काम लिया है और विपक्ष को सशक्त बनाया है, मजबूत बनाया है, तो सत्ताधारी दल से कहीं ज़्यादा, यदि मैं संभावना की बात कर रहा हूँ कि जो रुझान सामने, यदि यही परिणाम में तब्दील होते हैं, यही परिणाम सामने आता है, तो केदार सिरोही जी आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। क्योंकि जितनी जिम्मेदारी सत्ताधारी दल की होती है उससे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है एक मजबूत विपक्ष की, कि खुद को मजबूत बनाए रखना और देश का और जनता का ख्याल रखना। और एक सवाल और मैं यहाँ पर केदार जी आपसे इसी में ऐड ऑन करना चाहूँगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की आपने बताया कि मध्य प्रदेश में उतना बेहतर परफॉर्मेंस तो नहीं रहा, लेकिन छिंदवाड़ा को लेकर जिस तरह से बात की जा रही थी कि वो एक सीट ऐसी है जो आपके पास आ सकती है, या फिर राजगढ़ को लेकर, अब देखिए वो सीटों पर तो बीजेपी आगे चल ही रही है, फिर उल्टा हम देख रहे हैं कल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ईवीएम की बात भी कर देते हैं कि अगर 300 से ज्यादा सीटें जीती तो ईवीएम में गड़बड़ी है। इसको लेकर भी जरा जवाब दीजिए ना। देखिए 2-3 चीज है मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश में जो ये महत्वपूर्ण जो सीटें हमारी थी, इसके सामने जो चुनाव लड़ा वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत का मतलब पैसे और प्रशासन का पूरा उपयोग करके लड़ा है। उन्होंने अच्छा उसमें उपयोग किया है और हमारे यहाँ तो हमारे संसाधनों की कमी और जो सीटा उससे हम लोगों ने लड़ा। दूसरी बात आप ये कही कि जो विपक्ष है उसकी भूमिका, बिल्कुल विपक्षी की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और विपक्ष ने हमेशा हर मुद्दे पर कभी भी डरना नहीं है। चाहे मीडिया क्या कह रहा है, देश जनता क्या, जो सही है उस पर बोलो। आज नहीं तो कल सुनना पड़ेगा क्योंकि राहुल गांधी जी बोले, राहुल गांधी जी लड़े, पूरी कांग्रेस ने भारत जोड़ो पैदल यात्रा निकाली, तमाम जगह गाँव में गए, इस गाँव में हम बिल्कुल मुद्दों पर है। इसका परिणाम देख लीजिए कि आज हम एक अच्छे नंबर पे हैं, आज फाइटिंग नंबर पे हैं। अभी हम लोग उसको बहुत नीचे नहीं कह सकते। जो भारतीय जनता पार्टी हमको 30 का आंकड़ा बता रही थी, 50 का आंकड़ा नहीं छूने देंगे, वो उसको हम लोगों ने पूरा कंट्रोल कर दिया। पिछली बार ये हर जगह 5 लाख से जीते थे, अभी वो लाख के अंदर आ गया। तो इस लेवल पर आना, मैं इसमें राहुल जी की तारीफ करूंगा। और जो आपने कहा है कि भाई हमको मुद्दों पर लड़ना पड़ेगा, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ताकत है मुद्दा और जनता के हितों की रक्षा करना। बिल्कुल। केदार जी एक बार फिर से भटक तो नहीं जाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मुद्दे को लेकर आप बात कर रहे हैं, तो हमने ये देखा शुरुआत तो आपने अच्छी की, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया, लेकिन धीरे धीरे आप भी उसी पिच पर आ गए जिस पिच पर बीजेपी बैटिंग कर रही थी, यानी आप उस मुद्दे से भटक कर ये व्यक्तिगत टिप्पणियों पर और बयानबाजी पर आ गए थे। इस बार भी सवाल सूरज जी से पूछने का आशय यही था, सूरज जी ने जिस तरह से आपसे सवाल किया, क्योंकि इस बार एजेंडा भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा आपने पहले तो उठाया था, लेकिन बाद में वो मुद्दा गायब हो गया था चुनाव से। नहीं, देखिए हमने आखिरी तक मुद्दे उठाए, पर जब चुनावी भाषण होते हैं उसमें कोई एक आधी लाइन मिल जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास उनका बताने का तो कुछ था नहीं। अब जीत भी रहे हैं तो भी उनके पास बताने का कुछ नहीं। ठीक है, उनके पास मंगलसूत्र, ये भेद, पाकिस्तान, मुस्लिम, यही था। ठीक है, चूंकि समय की सीमा है, उनके साथ कुछ मीडिया हाउस लग जाते थे। ठीक है, समय की सीमा का ध्यान रखते हुए, डरना नहीं। ठीक है, समय की सीमा का ध्यान रखते हुए सैफ मलिक जी आपसे जानना चाहूंगा कि अभी जैसा केदार सिरोही जी ने जिक्र किया राहुल गांधी की यात्राओं का, क्योंकि जिस तरह से सियासी गलियारों में चर्चा थी, एग्जिट पोल के अपने आंकड़े थे, ऊपर से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन के द्वारा जो प्रचारित किया जा रहा था, जैसा अभी केदार सिरोही जी ने जिक्र किया कि बात थी कि 50 पार नहीं होने देंगे, 100 पार नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो तस्वीर हम देख रहे हैं, जो आंकड़े हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, यदि बात करें तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहला,
जो भारत जोड़ो यात्रा थी पहली, उसके बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो दूसरी थी, उनका असर देखने मिला है क्या सैफ मलिक जी? देखिए, चुनाव में जो रिजल्ट्स आए वो तो इंडिया गठबंधन होने की वजह से इनके रिजल्ट्स बहुत सुधरे हैं और कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन किन्हीं यात्राओं से बहुत ज़्यादा ऐसा फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन इन यात्राओं से एक चीज़ ज़रूर ये हुई कि जो राहुल गांधी जी की जो छवि थी वो उसमें सुधार हुआ है और एक परिपक्व राजनेता के तौर पर वो उभर कर आए हैं, जो जनता के बीच में जाता है, जनता के लोगों से मिलता है। तो इस तरह से उनकी छवि में सुधार हुआ और इसका फ़ायदा कांग्रेस को तो मिला है कहीं ना कहीं। ठीक है, आपने कहा कि इसका फायदा मिला है। ऋषिका, आपसे ये प्रतिक्रिया चाहूँगा कि पूरी चर्चा को लेकर के, और अंत में फिर कल्पना जी की प्रतिक्रिया लेकर के हम चर्चा को विराम देंगे। ऋषिका, आप इस पूरी चर्चा, ये उत्तर प्रदेश को लेकर के चर्चा हुई, मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा हुई, तमाम पूरे देश की 543 सीटों के विश्लेषण को लेकर जो तस्वीर सामने आ रही है उस पर। बिल्कुल ठीक सूरज जी, क्योंकि अभी तक का अभी समय देखिए आप 12:50 समय हो गया है और जो जिस तरह से मतगणना सामने आई, देखिए रुझानों को लेकर हम क्योंकि स्क्रीन पर भी लगातार दिखा रहे हैं एनडीए के क्या आंकड़े हैं, इंडिया के क्या आंकड़े हैं, लेकिन एनडीए को यहाँ पर बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। पर सिर्फ अगर आप बीजेपी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो मैजिकल आंकड़ा दिया हुआ था या बीजेपी जिस मैजिक फिगर की बात कर रही थी उससे बीजेपी बहुत पीछे है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में इतना दिलचस्प स्थिति अब बन गई है सूरज जी, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये पूरा विश्वास था, पूरे दावे किए जा रहे थे 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का, लेकिन उसके बाद जो स्थिति अभी सामने आ रही है, आप इंडिया गठबंधन छोड़िए, समाजवादी पार्टी वहां पर अच्छा पुटअप कर रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो स्थिति अभी उत्तर प्रदेश में है वो झटका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी। और कहीं ना कहीं अगर इस तरह के रुझान लेने आते हैं सामने आगे तक भी, तो जिस तरह से बात की जा रही है सरकार बनने को लेकर, अगर मान लीजिए सरकार बन भी जाती है तो जिस तरह से जो दावे किए जा रहे थे उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी पीछे रह जाएगी। साथ ही साथ जो मुद्दे थे सूरज जी, किसान आंदोलन का मुद्दा हो या फिर महिलाओं का मुद्दा हो, अब देखिए मुद्दों की बात तो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा डेंट बीजेपी को यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में सिर्फ किसान आंदोलन की वजह से लगा। ठीक है, लेकिन एक बड़ी बात यहाँ सामने आ रही है कि जैसा कि कल्पना जी, आपसे चाहूँगा कि 1 मिनट में भी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। यहाँ बात आ रही है लंगड़ी सरकार और तगड़ी सरकार की जो बात कही गई थी, यदि स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता है तो देश को फिर क्या एक बार लंगड़ी सरकार मिलेगी, वो कितनी सशक्ति से काम कर पाएगी? बिल्कुल सूरज जी, एक बहुत गंभीर विषय इसमें निकल करके सामने आता है। आप देखेंगे कि 1984 की अगर मैं बात करूं 414 सीटें कांग्रेस के पास आई थी। 2019 की अगर मैं बात करूं 52 सीटों के आसपास कांग्रेस की आई। आप देखिए कितना बड़ा गैप है। इस बार 128 या के आसपास कुल अभी तक कांग्रेस आगे आ रही है। अगर इसी के बीच जश्न मनाने की बात हो जाए तो ये एक गंभीर विषय हो सकता है, क्योंकि आप एक लीडिंग ऐसी पार्टी हैं जो कहीं ना कहीं आपको आप नेक टू नेक फाइट करते तो ज्यादा बेटर लगता है, लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। आप गठबंधन की बात कर सकते हैं, गठबंधन से अगर उभर कर आते हैं तो आप ठीक, आप शाबाशी सिर्फ अपने ऊपर लेने लगे ऐसा संभव नहीं होता। तो ये समझने का विषय है। जनता के जो विषय होने चाहिए थे, देखिए जोड़ तोड़ की सरकारें हमने बहुत पहले से देखी है। हमने उनकी कंडीशन देखी है कि जहां जनता के हित की कोई बातें नहीं होती थी, वहां कौन सा मंत्रालय लेने वाला है इसको लेकर के जो चर्चाएं होती थी, खींचातानी होती थी, उसका ये नतीजा होता था कि जनता के जितने भी विषय थे वो सब गौण हो जाया करते थे। स्थितियां अगर इस तरह की आती हैं तो ये बहुत चिंता का विषय हो जाता है उस पूरी जनता के लिए। और सबसे बड़ी बात कि हाँ, विपक्ष मजबूत होना चाहिए लेकिन सशक्त सरकार भी होनी चाहिए। तो ये दोनों ही चीजों के बीच में जो एक तालमेल नहीं बैठना, ये बहुत ज्यादा इसका सफर जनता करने वाली है। बिल्कुल सही कहा आपने कि यदि सशक्त सरकार नहीं होगी, विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो जनता के मुद्दे कौन उठाएगा। जहां अपने स्वार्थ की बात आ जाएगी कि किस मंत्रालय में किस राजनीतिक दल का, किस सहयोगी दल का कौन सा सांसद किस मंत्रालय को संभालने वाले, यदि सिर्फ यहाँ तक बात आखिर टिक जाएगी तो स्वाभाविक बात है कि जनता की बात कौन करेगा। देखना दिलचस्प होगा कि वास्तव में सरकार कैसी बनने वाली है, क्योंकि सरकार बनेगी तो चाहे वो कैसी भी हो, किसी भी राजनीतिक दल को हो, जनता ने जैसे आशीर्वाद दिया है, जनता वह जनादेश निकल के हमारे सामने आएगा। और हालांकि बिंदुओं हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। कल्पना शर्मा जी, सैफ मलिक जी, आशीष तिवारी जी, केदार सिरोही जी और हमारे सहयोगी ऋषिका, सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात जो आ रही है लंगड़ी सरकार या तगड़ी सरकार, जीत की ओर बढ़ते कदम तो हैं, लेकिन ये कदम कितने मजबूत हैं ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।